जरा सोचिए, एक विशाल रेगिस्तान जिस पर दुनिया की सबसे ताकतवर सैटेलाइट्स की नज़रें 24 घंटे टिकी हुई हैं, और उसी रेगिस्तान की रेत के नीचे एक देश एक ऐसा राज दफन कर रहा था जो दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। ये कोई जासूसी कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। ये कहानी है भारत के परमाणु शक्ति बनने की, और कैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों को भी धूल चटा दी। साल 1998, जब भारत ने एक के बाद एक परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया, तो सबसे ज्यादा सदमे में थी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी थी। सोचिए, ये उनकी सबसे बड़ी नाकामियों में से एक गिनी जाती है, और इसने पूरी दुनिया में एक भूचाल ला दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक विकासशील देश जो लगातार सैटेलाइट्स की निगरानी में था, उसने 20वीं सदी के सबसे बड़े धोखों में से एक को कैसे अंजाम दे दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में चलना होगा। भारत का जो न्यूक्लियर सपना था, उसकी कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमलों ने दुनिया को परमाणु बम की भयानक ताकत दिखाई। तो भारत के कुछ दूरदर्शी लोगों ने इसके खतरे के साथ साथ इसकी इमेंस पोटेंशियल को भी पहचान लिया था। इस सपने के पीछे दो बड़ी सोच थी। एक तरफ थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनका साफ मानना था कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु ताकत हासिल करनी ही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो चाहते थे कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए हो, जैसे बिजली बनाना। तो फिर शांति से बिजली बनाने वाला प्रोग्राम हथियारों की दौड़ में शामिल होने की तरफ कैसे मुड़ गया? इसका जवाब भारत की सीमाओं पर मंडरा रहे खतरों में छिपा है। कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने भारत के नेताओं को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। ये जो टाइमलाइन है, ये उन घटनाओं की है जिन्होंने भारत पर जबरदस्त दबाव बनाया। देखिए, 1962 में चीन से युद्ध में हार हुई। ठीक 2 साल बाद चीन एक न्यूक्लियर पावर बन गया। फिर पाकिस्तान के साथ लगातार 2 युद्ध हुए, और 1971 की जंग में तो हद हो गई, जब अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जहाज भारत को डराने के लिए आ धमके। इन सब घटनाओं ने एक बात साफ कर दी, अगर सुरक्षित रहना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और शायद न्यूक्लियर हथियार ही इसका जवाब थे। और इसी दबाव के बीच भारत ने वो कदम उठाया जिसने दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिल्कुल अकेला कर दिया। साल था 1974। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनके नेतृत्व में पोखरण के रेगिस्तान में इतिहास रचा गया। जब मिशन कामयाब हुआ तो एक कोड मैसेज भेजा गया, बुद्ध मुस्कुराए हैं। अब कहने को तो इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट का नाम दिया गया, लेकिन दुनिया को इसका असली मतलब समझने में देर नहीं लगी। दुनिया भर से जो रिएक्शन आया वो बहुत ही सख्त था। भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बना दिया गया ताकि भारत को कोई न्यूक्लियर मटेरियल न बेच सके। यहाँ तक कि कनाडा, जिसने रिएक्टर टेक्नोलॉजी में भारत की मदद की थी, उसने भी सारे रिश्ते तोड़ लिए। इस वाक़ये से भारत ने कड़वा लेकिन बहुत ज़रूरी सबक सीखा कि अगला कदम जब भी उठाया जाएगा उसे पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। और इसी सबक ने 1998 के परीक्षणों की नींव रखी। ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, ये एक हाई स्टेक्स खुफिया ऑपरेशन था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी सैटेलाइट्स की नज़रों से बचाकर अंजाम देना था। सालों की हिचकिचाहट के बाद 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने देश के टॉप साइंटिस्ट्स, जिनमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे, उन्हें बुलाया और बस एक लाइन कही, इसे कर डालो। मतलब अब पॉलिटिकल विल साफ थी, मिशन शुरू हो चुका था। ये मिशन किसी हॉलीवुड जासूसी फिल्म जैसा था। अमेरिकी सैटेलाइट्स लगातार पोखरण पर नजर रखे हुए थे। उनसे बचने के लिए भारतीय टीम ने गजब की तरकीबें निकाली। सारा भारी काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था, और सूरज निकलने से पहले हर चीज, हर औजार, हर निशान को ऐसे गायब कर दिया जाता था मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। साइंटिस्ट ने नकली नाम रखे हुए थे और वो आर्मी की वर्दी पहनकर घूमते थे ताकि किसी को शक ना हो। धोखे का ये खेल एक अलग ही लेवल पर था। बम ले जाने के लिए जो गहरे गड्ढे खोदे गए थे, उन्हें छलावरण वाले जालों से ढक दिया गया। तारों को इतनी सफाई से रेत के नीचे छुपाया गया कि पता ही न चले। और तो और रेगिस्तान में नकली पेड़ पौधे लगाए गए ताकि सैटेलाइट को लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सबसे शानदार चाल थी पास में ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना। इससे आर्मी की गाड़ियों की आवाजाही पर किसी को शक ही नहीं हुआ। ये वाकई धोखा देने की एक मास्टर क्लास थी। और फिर
11 और 13 मई 1998 को जब पोखरण की धरती एक के बाद एक धमाकों से कांपी, तो उसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए गए। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया था और अब वक्त था उसके नतीजों का सामना करने का। ऑपरेशन शक्ति के तहत कुल मिलाकर 5 परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए और इसके साथ ही भारत ने खुद को दुनिया के सामने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। ये वो पल था जो पूरे देश में गर्व की एक लहर दौड़ गई। लेकिन जो रिएक्शन आया वो बिल्कुल 2 अलग-अलग कहानियों जैसा था। एक तरफ भारत की गलियों में जश्न मन रहा था, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में भारत की कड़ी आलोचना हो रही थी। अमेरिका समेत कई देशों ने फौरन कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और भारत पर आरोप लगाया कि उसने साउथ एशिया में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू कर दी है। पर इस बार भारत डिप्लोमेसी के मैदान पर भी पूरी तरह तैयार था। उसका तर्क बिल्कुल साफ था, हमने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को नहीं तोड़ा है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर कभी साइन ही नहीं किए थे और जहां तक सीटीबीटी की बात है, वो सिर्फ हवा में होने वाले परीक्षणों पर रोक लगाती थी, जमीन के नीचे होने वाले परीक्षणों पर नहीं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है। तो आखिर में पोखरण की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दशकों तक बाहरी दबाव, प्रतिबंध और खतरों को झेलने के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो विवादों से भरा था, लेकिन जिसे उस वक्त देश के लिए जरूरी समझा गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस दुनिया में जहां खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं, वहां सुरक्षा की असली कीमत क्या है।